गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने छठे चैप्टर में जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ चुके हैं कि जैव प्रक्रम क्या है। जैव प्रक्रम के बाद हम पोषण के बारे में पढ़ चुके हैं। जैव प्रक्रम का जो पहला प्रक्रम आता है वो पोषण है। अब इस पोषण में भी आगे हमने पढ़ा स्वपोषी पोषण, यानी पेड़ पौधों जो अपना भोजन खुद तैयार करते, जैसे पेड़ पौधे और कुछ कवक, तो उसमें ये स्वपोषी पोषण ये हम पढ़ चुके हैं। आज हमने पढ़ना है विषमपोषी पोषण। ठीक है, तो प्रत्येक कहता है इसमें प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण के लिए अनुकूलित है, यानी कि हर एक जीव जिस प्रकार का उसके आसपास का वातावरण है उसके अनुकूल व्यवहार करता है। भोजन के स्वरूप एवं उपलब्धता के आधार पर पोषण की विधि विभिन्न प्रकार की हो सकती है, यानी उसके आसपास जिस प्रकार का भोजन उपलब्ध होगा उसकी गतिविधियां और उसके पोषण करने का तरीका भी, यानी जीव के पोषण करने का तरीका भी उसी प्रकार का होगा। जैसे हम यहाँ मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले हैं तो हमारा भोजन किस प्रकार का होगा? हमारा भोजन लगभग शाकाहारी प्रकार का होगा, जिसमें हम साग सब्जियाँ, अनाज, दालें, चावल वगैरह खूब खाते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति समुद्र के इलाकों के आसपास रहता है, ठीक है, यानी इस प्रकार की जगह पर रहता है जहाँ पर मछलियाँ ज़्यादा उपलब्ध हैं, वहाँ पर आप लोग जानते हो हिंदुस्तान के यानी भारत के जो तटीय इलाके हैं वहाँ पर गेहूँ वगैरह की उपज बहुत ना के बराबर होती नहीं है वहाँ पर। तो वहाँ पर ये लोग साग सब्जियाँ, मछलियाँ, चावल वगैरह के ऊपर ही निर्भर रहते हैं। तो जिस प्रकार का उसका आसपास का वातावरण होगा, जिस प्रकार की जलवायु होगी, तो जलवायु के आधार पर वहाँ पर वनस्पति पैदा होती है। जिस प्रकार की वनस्पति पैदा होगी उसी प्रकार का उसका जो भोजन है, जो पोषण करने का तरीका है, वो भी अलग अलग होगा। तो इसके अतिरिक्त यह जीव के भोजन ग्रहण करने के ढंग पर भी निर्भर करती है। उदाहरण के लिए यदि भोजन स्रोत अचल है, जैसे कि घास, अचल यानी कि घास चल नहीं सकता है, या गतिशील है जैसे हिरण, दोनों प्रकार के भोजन का अधिगम का तरीका भिन्न भिन्न है। यानी दोनों प्रकार का भोजन जो है अलग अलग प्रकार का, भाई घास स्थिर है और हिरण जो चल फिर सकता है। तो घास खाने वाला जो जानवर होगा वो बड़े आराम से खा सकता है घास को, क्योंकि घास इधर उधर नहीं भाग रही है। लेकिन हिरण का जो भोजन करेगा, जो हिरण को अपना भोजन का बनाएगा, उसके लिए उसे वो मशक्कत करनी पड़ेगी, दौड़ करके उसको पकड़ना पड़ेगा, पकड़ करके उसको मारना पड़ेगा। तो उसके जो उसके दांत किस प्रकार के होंगे? नुकीले होंगे। ठीक है, अगर जो घास खाने वाला उसके दांतों को नुकीले होने की जरूरत नहीं है, चीरने फाड़ने की क्या जरूरत है, सिर्फ काटने की जरूरत है। ठीक है, जैसे गाय भैंस बकरियाँ आप लोग देखते हो घास खाती है, तो गायों के जो या गाय भैंसों के जो दांत होते हैं वो ऊपर वाले दांत होते नहीं हैं। आपको पता है ये बात? गाय भैंसों के ऊपर के दांत नहीं होते, सिर्फ नीचे नीचे के दांत होते हैं, ताकि वो अपने घास को आसानी से चबा सके। अगर उनके ऊपर के दांत भी होते तो बहुत सारी चीज़ों को काट करके खा जाती। ठीक है, क्योंकि दांत बड़े मजबूत होते हैं इनके। गाय व शेर किस प्रकार पोषक उपकरण का उपयोग करते हैं? जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने की और उसके उपयोग की अनेक युक्तियां हैं। कुछ जीव भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर लेते हैं तथा उनका अवशोषण करते हैं। यानी कुछ जीव जो है वो भोजन करने वाले हैं उसको पहले ही छोटे छोटे टुकड़ों में शरीर के बाहर ही तोड़ लेते हैं, उसके बाद उसका अवशोषण करते हैं। जैसे फफूंदी, यीस्ट एवं मशरूम आदि कवक इसके उदाहरण है। अन्य जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर ग्रहण करते तथा उसका पाचन शरीर के अंदर करते हैं। जीव द्वारा किस भोजन का अंतर ग्रहण किया जाए तथा इसके पाचन की हो गया। तो हम कह रहे थे जीव द्वारा किस भोजन का अंतर ग्रहण किया जाए तथा उसके पाचन की विधि उसके
शरीर की अभिकल्पना तथा कार्यशैली पर निर्भर करता है। घास, फल, कीट, मछली या खरगोश वगैरह यानी मरे हुए खरगोश खाने वाले जंतु किस प्रकार से खाते हैं। देखो, घास खाने वाले का अपना एक अलग तरीका है, फल खाने वालों का अलग तरीका है, मछली खाने वालों का या मरे हुए जानवर खाने वालों का सबका अपना अपना एक तरीका है। तो ये जैसे उनके शरीर की बनावट होगी, आंतरिक संरचना जैसी है, उसी के आधार पर कार्य करते हैं। खाने वाले भी उसी के आधार पर उनको वही भोजन, उसी प्रकार का भोजन अच्छा लगेगा। अगर हम भाई शेर है, शेर को हम उसके जन्म से लेकर के उसको कभी मांस ना दें, हम उसको कोई और पदार्थ खिलाएं तो बहुत ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति इस प्रकार की है कि वो मांस कम मात्रा मांस खाने वाला है। अगर उसको कभी भी इस प्रकार का मिलेगा कि भाई उसको मांस, कोई शिकार मिल गया तो वो तुरंत उस शिकार को की तरफ लपकेगा। ठीक है, तो ये प्रवृत्ति है जिस प्रकार की उसकी आंतरिक संरचना, जिस प्रकार का उसको बनाया गया है बनाने वाले ने, तो उसी प्रकार का वो व्यवहार करता है, उसी प्रकार का भोजन भी ग्रहण करता है। कुछ अन्य जीव पौधों एवं जंतुओं को बिना मारे उनके पोषण प्राप्त करते रहते हैं। यह पोषक युक्ति अमरबेल, कीलनी, जू, लीच, फीताकर्मी सरीखे बहुत से जीवों द्वारा प्रयुक्त होती है। भाई जू, या आप कह सकते हो गाय भैंसों को, या आप और जो छोटे छोटे गाय भैंसों पर छोटे छोटे जैसे चीचड़ वगैरह जो लग जाते हैं, वे किस प्रकार से उनका खून चूसते रहते हैं, उनको बिना मारे पोषण करते रहते हैं। मच्छर भी इसी प्रकार से इंसान का खून चूस लेंगे। ठीक है, तो उससे वो पोषण प्राप्त करते रहते हैं। तो इंसान का नहीं, और चीज़ों का भी खून चूसते हैं मच्छर, दूसरे जीव जंतुओं का भी। ठीक है, तो वो जो खून चूसते हैं उसके आधार पर वे जीवित भी रहते हैं। फिर आगे आता है, जीव अपना पोषण कैसे करते हैं। क्योंकि भोजन और उनके अंतर्ग्रहण की विधि अलग अलग है, अतः विभिन्न जीवों में पाचन तंत्र भी भिन्न है। भाई अलग अलग प्रकार की विधि है तो उनके पाचन तंत्र भी अलग अलग प्रकार के बनाए गए हैं। एक कोशिक जीवों में भोजन संपूर्ण सतह से लिया जा सकता है। जो एक कोशिक जीव है उसका एक उदाहरण देखो, यहाँ पर अमीबा दिखाया गया है। ये एक कोशिक जीव है। ठीक है, ये इसका केंद्रक है। जब इसके सामने कोई इस प्रकार का भोज्य पदार्थ आता है जिसको ये ग्रहण कर सकता है, तो क्या होएगा, इसका जो शरीर है ये इस प्रकार से जैसे जैसे ये नजदीक आएगा, ये यहाँ से हट करके यूं बंद होने लग जाएगा ये रास्ता। ठीक है, और ये बंद होकर के फिर खत्म हो जाएगा। और ये धीरे धीरे जितना भी इसके अंदर पोषण है अमीबा के लेने योग्य है, अमीबा इसका पोषण कर लेगा और बेकार पदार्थ को फिर इधर से बाहर निकाल देगा। ये किस प्रकार से निकलेगा बाहर, ये बाहर निकालते टाइम भी इसी प्रकार से जैसे ये ओपन हुआ था इसको खाने के लिए, वैसे ये पीछे से यूँ ओपन होने लग जाएगा और शरीर से बाहर। ठीक है, तो ये विधि है इसकी। लेकिन जीव की जटिलता बढ़ने के साथ साथ, यानी जैसे जैसे बहुकोशिक जीव हैं हम, जैसे जैसे जटिलता बढ़ती है जीवों की, भाई हमारा शरीर की संरचना बहुत जटिल है। भाई मुंह से भोजन हम करते हैं, उसके बाद वो पेट में जाता है, पेट में बहुत सारे सिस्टम है। ठीक है, पाचन तंत्र और इसके अलावा और भी बहुत सारे के अंग हैं हमारे शरीर के अंदर। तो हमारी जो संरचना वो काफ़ी जटिल है। उदाहरण के लिए अमीबा कोशिकीय सतह से उंगली जैसी अस्थायी परवर्त की मदद से भोजन ग्रहण करता है। यह परवर्त भोजन के कणों को घेर लेते हैं तथा संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है और वे कोशिका द्रव्य में विस्तृत हो जाते हैं। बचा हुआ अपचय पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता तथा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। इसकी कोशिका का एक निश्चित आकार होता है तथा भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। भोजन इस स्थान तक पक्षाभ की गति द्वारा पहुंचता है, जो
कोशिका की पूरी सतह को ढके होते हैं। अब आगे इसमें मनुष्य में पोषण किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो मनुष्य में पोषण के बारे में पढ़ लें। आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुदा तक विस्तरित एक लंबी नली है। चित्र में देख सकते हो 6.6। हम इस नली के विभिन्न भागों को देख सकते हैं। जो भोजन हमारे शरीर के एक बार प्रविष्ट हो जाता है उसका क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखें, मैं यहाँ पर एक रफ सा चित्र बना देता हूँ आहार नाल का। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, मान लीजिए ये आहार नाल, ठीक है। इतना ही छोड़ देते हैं इसको, बाकी तुम पूरा कर लेना इसको। ये डायाफ्राम आहार नाल यहाँ से होते हुए आगे बढ़ रही है और ये पेट हमारा, जिसको हम पेट बोलते हैं, ये पेट है, ठीक है, यानी कि आमाशय। अब इसमें यहाँ से होते हुए यहाँ पर हमारे आमाशय के पास में ही पित्ताशय है और पित्त की नली है, यकृत है, यकृत मतलब लीवर। ये इस प्रकार से यहाँ लीवर है और यहाँ पर छोटी सी ये एक पित्त की थैली भी है जिसको हम पित्ताशय बोलते हैं, ठीक है। ये इसी से जुड़ी हुई है। अब आगे बढ़ते हुए यहाँ इसके नीचे है अग्नाशय, अग्नाशय। और आगे बढ़ते हुए ये भोजन इस नली से होते हुए ये आगे बढ़ रहा है। अब ये भोजन इस प्रकार से, ये बहुत टेढ़ी मेढ़ी डिजाइन, एक छोटी आंत बोलते हैं इसको, ठीक है। छोटी आंत फिर आगे जा कर के जब ये लास्ट में ख़त्म होती है तो ये बड़ी आंत से जुड़ जाती है। बड़ी आंत ये है, ये इस प्रकार से। अब छोटी आंत की जो लंबाई है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। बड़ी आंत के मुकाबले छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा है, लेकिन छोटी आंत की जो मोटाई है वो कम है, इसलिए इसको छोटी आंत बोल रहा है। इसकी मोटाई, बड़ी आंत की मोटाई ज़्यादा है, इसलिए इसको बड़ी आंत बोला जाता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, जैसे ही हमने भोजन ग्रहण किया तो यहाँ हमारे मुंह के अंदर लाला ग्रंथियाँ होती हैं जिससे लाल रस उसके अंदर मिल जाता है, ठीक है। तो मैं पहले पढ़ता हूँ इसको, उसके बाद हम समझते हैं। हम तरह तरह के भोजन खाते हैं जिन्हें उसी भोजन नली से गुजरना होता है। प्राकृतिक रूप से भोजन को एक प्रक्रम से गुजरना होता है जिससे वह उसी प्रकार के छोटे छोटे कणों में बदल जाता है। इसे हम दांतों में से चबाकर पूरा कर लेते हैं क्योंकि आहार का आस्तर बहुत कोमल होता है। अतः भोजन को गीला किया जाता है। आहार नाल का जो अस्तर है, मतलब ये जो आहार नली का है, इसका जो अंदर वाला जो सतह है, अंदर वाली जो सतह है, ये बहुत कोमल होती है। अगर हम बहुत रूखा सूखा भोजन खाएंगे तो वो हमारी इस आहार नाली को हानि पहुंचा सकता है। अंदर वाले हिस्से को उस पर खरोंच लग सकती है, यानी उस पर घाव बन सकते हैं। खरोंच लगने का अर्थ उसमें घाव बन सकते हैं। इसलिए हमारे मुंह में क्या है, लाला ग्रंथि है। लाला ग्रंथि क्या, लाल रस छोड़ती है, जिससे हम जब भोजन को चबाते हैं तो वो लाला रस उसके अंदर मिल जाता है और भोजन मुलायम हो जाता है, ताकि इसका मार्ग आसान हो जाए। जब हम अपनी पसंद का कोई पदार्थ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। यह वास्तव में केवल जल नहीं है, यह लाला ग्रंथि से निकलने वाला एक रस है जिसे लाला रस या लार कहते हैं। जिस भोजन को हम खाते हैं उसका दूसरा पहलू उसकी जटिल संरचना है। यदि उसका अवशोषण आहार नाल द्वारा करना है तो उसे छोटे छोटे अणुओं में खंडित करना होगा।
यह काम जैव उत्प्रेरकों द्वारा किया जाता है, जिन्हें हम एंजाइम कहते हैं। भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में कौन तोड़ता है? हमारे शरीर के अंदर एंजाइम, जैव उत्प्रेरक है ये। लार भी में भी एक एंजाइम होता है जिसे लार एमिलेज कहते हैं, निशान लगा लें इस पर। यह मंड जटिल अणु को शर्करा में खंडित कर देता है, यानी ये जो मंड यानी कि हमारे ग्लूकोज बनेगा उसको शर्करा में खंडित कर देता है। भोजन को चबाने के दौरान पेशीय जीवा भोजन को लार के साथ पूरी तरह से मिला देती है। जब हम भोजन को चबाते हैं तो जो जीव है वो भोजन को और लार को आपस में मिलाने का कार्य करती है। आहार नली के हर भाग में भोजन की नियमित रूप से गति उसके सही ढंग से प्रक्रमित होने के लिए आवश्यक है। यह कर्माकुंचन गति पूरी भोजन नली में होती है। मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रीसिका या ईसोफेगस द्वारा ले जाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? गर्सिका। नली को क्या नाम दिया गया? गर्सिका। आमाशय की पेशीय भित्ति भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायक होती है। यानी जो आमाशय है, ये जो आमाशय, इसकी जो ये दीवार है, ये क्या काम करती है? भोजन को, यह एक वृद्ध अंग है जो भोजन के आने पर फैल जाता है और आमाशय की पेशीय भित्ति भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायक है। जब भोजन इसमें आएगा तो थोड़ी सी फैल जाती है और इसमें जो रस है वो यहाँ पर भोजन के अंदर मिल जाते हैं। ये पाचन कार्य आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों के द्वारा संपन्न होते हैं। जो आमाशय है, ये जो आमाशय है, इसकी दीवार में जो जठर ग्रंथि है, जठर रस इसमें से निकलता है और इसके अंदर मिल जाता है भोजन के अंदर। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का स्त्रावण करते हैं। कौन कौन से कार्य करती है ये? एक तो इसमें से क्या निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl बनता है हमारे पेट के अंदर जो भोजन को पचाता है। एक प्रोटीन पाचक एंजाइम, जो प्रोटीन हम खाते हैं, जो दाल वगैरह, जो हमारे भोजन में जो भी प्रोटीन है, उस प्रोटीन को पचाने के लिए एक एंजाइम की जरूरत होती है जिसका नाम है पेप्सिन। वो भी इसी की दीवारों से निकल करके भोजन के अंदर मिलता है। तथा एक श्लेष्मा का स्त्रावण करते हैं, यानी एक श्लेष्मा ग्रंथि है, उसका भी रस इसमें निकलता, इसमें मिल जाता है यहाँ से निकल करके। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलने का क्या काम है, क्या कारण है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब मिलता है तो वो पेप्सिन जो एंजाइम है उसकी क्रिया को बढ़ा देता है, उसके काम करने के ढंग को बढ़ा देता है। आपके आगे कहता है, सामान्य परिस्थितियों में श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक अस्तर की अमल से रक्षा करता है। जो श्लेष्मा ग्रंथि जो इसमें से निकली थी वो क्या काम करती है? जो हमारे पेट के अंदर जो एसिड बनेगा, ठीक है, उससे इसकी दीवारों की रक्षा करती है ताकि हमारे शरीर के आंतरिक हिस्से को नुकसान ना पहुंचे। हमने बहुधा वयस्कों को एसिडिटी अथवा अम्लता की शिकायत करते हुए सुना है। कभी कभी किसी को एसिडिटी या अम्लता हो जाती है, वो कहता है मेरे पेट में दर्द है, एसिडिटी बन गई है। तो क्या कारण होता है? उसमें पेट में एसिड ज्यादा बन जाता है, ठीक है। आमाशय से भोजन जब छोटी आंत में प्रवेश करता है तो यह अवरोधनी पेशी द्वारा नियंत्रित होता है। यहाँ पर एक आमाशय से जैसे छोटी आंत में प्रवेश करता है ना, यहाँ पर एक पेशी है, अवरोधनी पेशी जिसको बोला जाता है। अवरोधनी पेशी का मतलब है कि भोजन इधर से यहाँ पे तो जा सकता है, इसके अंदर तो जा सकता है, आमाशय से छोटी आंत में प्रवेश कर सकता है, लेकिन छोटी आंत से वापस आमाशय में नहीं जा सकता। यहाँ पर ये पेशी लगी हुई है एक, ठीक है, इसको कंट्रोल करने के लिए। यानी ये एक किस्म का दरवाजा मान लो आप, जो सिर्फ इस तरफ खुलता है, इधर खुलता है कि यहाँ का भोजन इधर आ जाए, उस तरफ नहीं खुलता, यानी इधर का भोजन उधर नहीं जा सकता है। जैसे आपके इधर कमरे का दरवाजा एक तरफ खुलता है, जिस तरफ खुलता है, मान लो आपने बाहर से धक्का दिया तो आप खोल करके उसको अंदर आ गए, लेकिन अगर आपको अंदर से बाहर आना है तो क्या आप उसको बाहर धक्का दे सकते हो दोबारा से? वो बाहर नहीं खुलेगा, वो अंदर ही खुलेगा, ठीक है। तो भोजन जो है एक बार इसमें यहाँ प्रवेश कर जाए तो यहाँ से वापस नहीं आएगा,
ठीक है। तो ये पेशी इसके अंदर लगी हुई इसको कंट्रोल करती है। यह अवरोधनी पेशी द्वारा नियंत्रित होता है। क्षुद्र आंत यानी छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। अत्यधिक कुंडलित होने के कारण यह सहत स्थान में व्यवस्थित अवस्थित होती है। विभिन्न जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई उनके भोजन के अनुसार अलग अलग होती है, यानी अलग अलग हमारे शरीर में इस छोटी आंत की लंबाई अलग अलग जानवरों में उस छोटी आंत की लंबाई अलग अलग होती है। ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार का भोजन ग्रहण किया जाता है। ठीक है, शाकाहारी है, हम तकरीबन शाकाहारी है, तो इसलिए हमारी जो छोटी आंत की लंबाई ज्यादा है। घास खाने वाले शाकाहार का सेलुलोज पचाने के लिए लंबी शुद्रांत की आवश्यकता होती है। मांस का पाचन सरल है, अतः बाघ जैसे मांसाहारी की छोटी आंत छोटी होती है। जो मांस है उसको पचाना आसान होता है, तो उसकी छोटी आंत जो है सरल होती है, छोटी होती है। शुद्रांत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है, यानी छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा मतलब चिकनाई जो हम खाते हैं वो पूरा पूर्ण रूप से इसके अंदर पच जाता है। इस कार्य के लिए यह यकृत तथा अग्नाशय से स्रावन प्राप्त करती है। अमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय है तथा अग्नाशिक एंजाइमों की क्रिया के लिए उसे क्षारीय बनाया जाता है। जो अमाशय से भोजन आ रहा है वो किस प्रकार का है? अम्लीय प्रकार का है। तो इसको आगे अग्नाशिक एंजाइमों की क्रिया, अग्नाशय से जो एंजाइम निकलते हैं, ये अग्नाशय, यहाँ पर अग्नाशय से जो एंजाइम निकलते हैं, तो क्या होता है? अग्नाशिक एंजाइमों की क्रिया के लिए इसे क्षारीय बनाया जाता है। तो इसके अंदर जो इसके एंजाइम निकल के इसके अंदर मिलने वाले हैं, उनसे क्रिया करने के लिए इसको अम्लीय नहीं रहना चाहिए, भोजन को क्षारीय हो जाना चाहिए। तो इसके इसलिए क्या होएगा? भोजन को क्षारीय बनाया जाता है। यकृत में से स्रावित पित्त रस इस कार्य को करता है। जो हमारे यकृत यानी लीवर से जो पित्त रस निकलता है, वो पित्त रस इस भोजन में जब मिलता है तो ये अम्लीय ना रह करके ये क्षारीय बन जाता है। क्षारीय बन करके क्या होता है? तो फिर जब अग्नाशय से अग्नाशयिक रस निकलेगा वो इसके साथ क्रिया करने लग जाएगा। ठीक है, यह कार्य वसा पर क्रिया करने के अतिरिक्त है। शुद्रांत में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होती है, जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। पित्त लवण उन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। यह साबुन का मैल पर इमल्सीकरण की तरह है, जिसके विषय में हम अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं। अग्नाशयिक रस का स्रावन करता है। अग्नाशयिक रस का स्रावन करता है, जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। तो जो अग्नाशयिक रस निकलता है अग्नाशय से, उसमें क्या होता है? ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम होता है। वो क्या करता है? वो प्रोटीन को पचाने में सहायक है। शुद्रांत की भित्ति में ग्रंथि होती है जो आंत रस स्रावित करती है। इसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तथा वसा को वसा अम्ल में तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता। दोबारा से पढ़ता हूँ। इसमें जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन को तो अमीनो अम्ल में बदल देता है, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है और वसा को वसीय अम्ल में और ग्लिसरॉल में बदल देता है। अब आगे, पाचित भोजन को आंत्र की भित्ति अवशोषित कर लेती है। अब ये जो भोजन इसमें पच चुका है, अब इसमें होता क्या है? हमारे भोजन को अवशोषण होता किस प्रकार से? देखो ये आंत है ना, छोटी आंत और बड़ी आंत, इन दोनों आंतों के अंदर मान लो ये आंत है, ठीक है, इनके अंदर जिस प्रकार से जड़ होती है ना, पेड़ पौधों की जड़ें होती है, उनमें आखिरी जो हिस्सा होता है वो बहुत बारीक होता है। तो इसी प्रकार से इसमें भी यूं बारीक सी ये इनके अंदर ये कांटे नहीं है, असल में ये मांस की बनी हुई है। ठीक है, और इनमें क्या होता है? जो नलिकाएं हैं, खून की नलिकाएं, रक्त नलिकाएं हैं, ये क्या करती है? जैसे भोजन इनमें से गुजरता है, इस आंत में से भोजन गुजर रहा है, ठीक है, तो भोजन जैसे इस आंत में से गुजर रहा है पच करके, तो जो रस बन चुका है भोजन का, जो रस है, उस रस को जिस प्रकार से जड़ें अवशोषित करती है जमीन से, वैसे ही ये भी ये जो मूल रोम है, ये मूल रोम अवशोषित कर देते हैं उस रस को, और रस को अवशोषित कर करके उन रक्त की नलिकाओं को के अंदर मिला देते हैं। रक्त की नलिकाएं उस रक्त के साथ
रक्त को लेकर के पूरे शरीर में फैल जाती है। ठीक है, तो जो भोजन बच गया अब वो चलता जा रहा, आगे चलता जा रहा है, वो चल करके कहाँ पहुंच जाएगा, वो छोटी आंत से निकल करके वो बड़ी आंत में पहुंच जाएगा। बड़ी आंत में भी इसी प्रकार से मूल रोम होते हैं, जो थोड़ा बहुत उसके अंदर पदार्थ बच गया है हमारे शरीर के लायक है, उसको वो बड़ी आंत में उपस्थित मूल रोम अवशोषित कर लेते हैं। जैसे पेड़ पौधों की जड़ें जमीन से अवशोषण करती हैं, इसी प्रकार से, और अवशोषित करके जब ये आगे बढ़ता जा रहा है तो यहाँ पर इकट्ठा होता रहता है लास्ट में, और इसको फिर शरीर से निष्कासित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर पाचन होता है। तो पाचित भोजन को आंत की भित्ति अवशोषित कर लेती है। शूद्र आंत के अतिरिक्त आस्त्र पर अनेक उंगलियों जैसे प्रवर्ध होते हैं, जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। दीर्घ रोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है, जो भोजन को अवशोषित करके भोजन की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं, भोजन को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं। इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, नए उत्तकों के निर्माण और पुराने उत्तकों की मरम्मत में होता है। बिना पचा भोजन बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। यहाँ अधिक संख्या दीर्घ रोम इस पदार्थ में से जल का अवशोषण कर लेते हैं। अन्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस वर्ज्य पदार्थ का बहुक्षेपण गुदा अवरोधनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो ये था मनुष्य के पाचन तंत्र। तो इसको एक बार अच्छे से रीड कर लेना सही से, कोई बात ना समझ में आए तो दोबारा से पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। आगे इसमें कल नया टॉपिक स्टार्ट होगा, श्वसन यानी सांस किस प्रकार से लिया जाता है। तो आज इतना ही करते हैं, बाकी कल करेंगे। कर दे भाई।